दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर कर रहे थे दोस्तों, जो हमारे सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिसमें हम अभी तक दोस्तों प्राचीन इतिहास के 11 के चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों जिन लोगों ने भी हमारी प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है दोस्तों, जाकर एक बार उनको देख ले, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हमारा जो एशियन हिस्ट्री का अगला का चैप्टर होगा दोस्तों, वो 12वां चैप्टर होगा, जिसमें हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल। इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उनको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि कुछ काफ़ी दिनों से मेरी क्लासेस आ नहीं पा रही थी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। देख लेते हैं इसको, कौन किसके साथ सुमेलित है। तो न्याय न्याय का जो होगा दोस्तों गौतम होगा, ए का 4 होगा। वैशेषिक इसका 3 हो जाएगा दोस्तों, कणाद। सांख्य सांख्य जो दर्शन और किससे संबंधित है दोस्तों, कपिल से हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा दोस्तों। डी का मीमांसा मीमांसा का जैमिनी हो जाएगा दोस्तों। तो डी का 1 हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चीनी तीर्थ यात्री अगर जिसने एक 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया था, कौन था दोस्तों। वो कौन सा चीनी यात्री था जिसने एक 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, सुंग युंग दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष के काल में खेतों की सिंचाई एक घंटी यंत्र के घड़ द्वारा होती थी। यह निम्न यह निम्नांकित की किस रचना से ज्ञात होता है दोस्तों। जो हर्षवर्धन के काल में दोस्तों खेतों की सिंचाई के घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी दोस्तों, यह किसमें का ज्ञात होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों, बाण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक काकतीय के राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन कौन सा था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन बी, मोटुपल्ली दोस्तों। मोटुपल्ली एक महत्वपूर्ण समुद्र पतन था दोस्तों काकतीय काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं दोस्तों। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महानगर धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था दोस्तों, कौन सी जगह पर किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महानगर धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों, कन्नौज और प्रयाग में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को दो कथनों पर आधारित है। पहला कथन व्याख्या तथा दूसरा कथन कारण है दोस्तों। तो देख लेते दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है। एक में व्याख्या दी गई है दोस्तों, दूसरा कारण बताया गया है। देख लेते हैं क्या है ऑप्शन, इसका राइट क्या होगा। ये देख लेते, उत्तर गुप्त काल में कृषकों को अधिकांश शूद्र माना जाता था। जो उत्तर गुप्त काल था दोस्तों, इसमें का अधिकांश जो कृषक थे दोस्तों, उनको शूद्र माना जाता था। बिल्कुल सही है। कारण आर भी देख लेते। जातीय के व्यवस्था में जनजातीय के वर्ग तेजी से समाविष्ट हो रहे थे दोस्तों। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो जाति व्यवस्था थी दोस्तों, उसमें जनजाति वर्ग तेजी से समावित हो रहे थे दोस्तों। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर उस कथन की एक सही एक व्याख्या करता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों, यूजीसी नेट में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ का हर्षवर्धन ने बहुत महाका सम्मेलन का आयोजित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उस स्थान का नाम बताना है दोस्तों, जहाँ हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महाका सम्मेलन का आयोजन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों, प्रयाग था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं कि किसकी की पुस्तकों में नहीं थे दोस्तों।
तो हर्ष के समय की जो सूचनाएँ कि मिलती है दोस्तों किसकी पुस्तकों में निहित है उसकी जानकारियाँ। तो ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ह्वेन-त्सांग के उनमें मिलता था दोस्तों। ह्वेन-त्सांग क्योंकि हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट का हर्ष के दक्षिणावर्ती का आगमन को रोका था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। जो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती के आगमन को रोका था दोस्तों, दक्षिण की विजय को रोका था, वो किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बी इसका राइट ऑप्शन है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों का हर्षवर्धन को हराया था दोस्तों। हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र सम्राट का पुलकेशिन द्वितीय ही था दोस्तों। और हर्षवर्धन को तो दोस्तों अंतिम हिंदू सम्राट भी हर्षवर्धन को ही माना जाता है। द्वितीय अशोक भी कहा जाता है दोस्तों इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शासकों में से कि किसने का हर्षवर्धन को पराजित किया था? इनमें से किस शासक ने दोस्तों हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों। देख लिया दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा दिया है मगर क्वेश्चन सेम है दोस्तों। इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम ही होते हैं मगर उनका जो पूछने का पैटर्न होता है वो थोड़ा बदल जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष ने क्या उपाधि धारण की थी दोस्तों? हर्षवर्धन जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी उपाधि धारण करी थी दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट है, परम महाईश्वर की उपाधि धारण करी थी दोस्तों हर्षवर्धन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से कंक्लूजन टाइप का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। कथन ए दिया गया है और कारण आर भी दिया गया है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। कथन ए क्या है हमारा, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की किस संरचना की प्रमुख विशेषता थी? ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो सामंतवाद विकास गुप्तोत्तर काल की जो कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कारण आर क्या है इसका। इस काल में भू स्वामी के मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया है। ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। ए इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। ए तथा आर दोनों सही है तथा आगा आर एक ही के सही की व्याख्या करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों बार बार के यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कंक्लूजन तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इनको एकदम अगर डीप जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, वही इनको अच्छे से कर पाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप वो ही कर सकता है दोस्तों, आप लोग भी कर सकते हैं दोस्तों। जो ग्रुप सी लेवल के बच्चे करते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ज़्यादातर इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं तो यूजीसी में ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। वनडे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हर्ष के सोने के सिक्के, जो हर्ष के सोने के सिक्के थे दोस्तों, उसके पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों, शिव और पार्वती। जो हर्षवर्धन के अगर सोने के सिक्के थे दोस्तों, उसके पृष्ठभाग पर अगर शिव और पार्वती के चित्र का अंकन है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों हमारा। हर्ष के अगर माने जाने वाले के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों, शिव और पार्वती। डी इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित का वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे कूट के सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। देख लेते हैं, कथन ही देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ की खोज में ह्वेन-त्सांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर देख लेते हैं। उस समय के कश्मीर को बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जो इसका ऑप्शन ए है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए सही, ए की सही व्याख्या आर करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन ए देख ले, कथन ए दिया गया है और कथन आर भी दिया गया है, देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने प्रयाग का संसद का आयोजित की थी। हर्षवर्धन ने प्रयाग में का संसद आयोजित की थी। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बौद्ध धर्म की केवल का महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो हर्षवर्धन था दोस्तों को बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा था दोस्तों, उसको एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय बनाना चाहता था।
कभी पूछ लिया जा सकता है दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उसको लोकप्रिय बनाने कौन सा शासक को गुप्ततर वंश का कौन सा शासक था दोस्तों जो इसको लोकप्रिय बनाना चाहता, तो हर्षवर्धन होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो बी है दोस्तों ये बिल्कुल राइट है। ए और आर दोनों अलग अलग सही है, परंतु एक ही की सही व्याख्या आर नहीं करता है दोस्तों, व्याख्या नहीं करते हैं दोस्तों, मगर कथन दोनों सही हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 17 है हमारा। विंसांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। बिल्कुल सही लगता है दोस्तों, दूसरा भी देख लेते हैं। ह्वेंसांग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 के हिस्सों में बांटा था। ह्वेंसांग का जो उल्लेख है दोस्तों, उसने कहा कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को है जो उसको 4 भागों में 4 हिस्सों में बांटा था। एक चौथाई सरकारी खर्चे के लिए होती थी दोस्तों, दूसरी चौथाई राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए, तीसरी चौथाई का बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए और अंतिम चौथाई दान के लिए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो हर्षवर्धन का ह्वेंसांग ने जो हर्षवर्धन के राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा है दोस्तों, उसमें जो पहला था चौथाई, पहला जो हिस्सा था दोस्तों चौथाई खर्च के लिए, दूसरा जो हिस्सा था राज्य कर्मचारी के वेतन से संबंधित था, तीसरा जो हिस्सा था दोस्तों बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए था, जो अंतिम था दोस्तों वो दान के लिए था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो जो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन के सी इसका राइट हो जाएगा। एक और दो दोनों, एक और दो जो है दोनों दोनों सही है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। भारत की यात्रा करने वाले की चीनी यात्री के युआंग चुआंग ह्वेंसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दिशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, देख लेते हैं दोस्तों। तो कौन से कथन सही है देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो है दोस्तों बी राइट ऑप्शन है। देख लेते हैं दोस्तों। सड़क और नदी मार्ग की लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो देख लेते हैं। जहाँ तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि के जल व विश्व के द्वारा का सत्य परीक्षा का किया जाना एक किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा का दोष के निर्णय के साधन थे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कथन क्या है। व्यापारी और का नौघाटों और अगर नाकों पर अगर शुल्क देना पड़ता था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 2 और 3 जो इसका ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आईएएस में पूछा गया दोस्तों। इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी ज़्यादातर दोस्तों के सिविल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्वेंसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी की शिक्षा प्राप्त करते थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ह्वेंसांग के अनुसार जो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों इसमें कितने विद्यार्थी की शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों, 10,000। तो सोच सकते हो दोस्तों उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों इसकी जो पॉपुलैरिटी होगी दोस्तों कितनी होगी। 10,000 स्टूडेंट उस टाइम यहाँ पर अगर विद्या अध्ययन कर रहे थे दोस्तों, लगा लो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10,000 स्टूडेंट से दोस्तों इसके विश्वविद्यालय की अगर विशालता का पता लगाया जा सकता है, लगा लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। ज़्यादा बात ना करते हैं, आप लोगों को उससे अगर डिस्टर्बेंस होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष के दरबार में ह्वेंसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। जो हर्ष के दरबार में ह्वेंसांग को एक दूत के रूप में भेजा था, किसने भेजा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। हर्ष को ह्वेंसांग को तो दोस्तों राजदूत के रूप में का हर्ष के दरबार में भेजा था, किसने भेजा था, आप लोगों को बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सियुकी का नामक का यात्रा का विवरण निम्न से किससे जुड़ा है दोस्तों। जो सियुकी नामक का यात्रा विवरण है दोस्तों ये किससे जुड़ा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन डी ह्वेंसांग थे दोस्तों। सियुकी नामक जो यात्रा विवरण है दोस्तों ये ह्वेंसांग से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने के नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण होगा वहाँ अध्ययन किया था दोस्तों। तो ह्वेंसांग होगा दोस्तों, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा।
जिसमें गुप्तोत्तर काल के एक निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने एक घोषणा की है कि शूद्र प्रकृति से एक दास नहीं है। गुप्तोत्तर काल में दोस्तों किस न्यायवेत्ता ने एक घोषणा की है कि दोस्तों जो शूद्र थे वो प्रकृति से के दास नहीं थे। ये किसने एक उल्लेखित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों। मेधातिथि जो है दोस्तों, उन्होंने कहा था जो शूद्र हैं दोस्तों प्रकृति से के दास नहीं है दोस्तों। ये घोषणा उन्होंने करी थी दोस्तों, मेघातिथि ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? जो चीनी यात्री ह्वेंसांग था दोस्तों, उसने कि किस भारतीय शासक के समय यात्रा की थी दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन था दोस्तों, ये किस वंश का शासक था? तो वर्धन वंश का था दोस्तों। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था दोस्तों? प्रभाकर वर्धन था दोस्तों। बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्वेंसांग के भारत में यात्रा के समय के सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था दोस्तों। जो जिस समय ह्वेंसांग भारत की यात्रा में आया था दोस्तों, उस समय जो सूती वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था दोस्तों, कौन सा था? तो ऑप्शन बी दोस्तों, मथुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हर्षकों को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया था दोस्तों? तो ऑप्शन बी, ह्वेंसांग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी के समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे तो सारे एक बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है दोस्तों ये, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अपने की समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किसने एक प्राचीन नगर को महोदय का नगर कहा था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों, कानी कुब्ज दोस्तों। कानी कुब्ज जो था दोस्तों, उसको कहा गया था महोदय नगर। इसलिए आप लोगों को एक सीरीज हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों क्लास को, हमारी मेहनत को ज़रूर को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। हर्षकी के साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। हर्षवर्धन के जो साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने चार अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो प्रवरसेन था दोस्तों। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार यूजीसी में भी पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। कौन सा ऐसा शासक है दोस्तों जिसने चार अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों, प्रवरसेन प्रथम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने दोस्तों अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, कन्नौज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित राजाओं में से दोस्तों किसने के धर्म को महाराज की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों, प्रवरसेन जो प्रथम था दोस्तों, इसने धर्म को महाराज की उपाधि धारण की थी और चार अश्वमेध यज्ञ कराने वाला भी एकमात्र शासक यही था दोस्तों, प्रवरसेन प्रथम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। धर्म महाराज की उपाधि धारण करी थी इसने, प्रवरसेन ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। किसने एक चार अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? तो प्रवरसेन प्रथम ही होगा दोस्तों, बी इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने एक हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? इनमें से कौन सा शासक था दोस्तों जिसने के हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था दोस्तों? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन बी, यशोधर्मन ने दोस्तों। यशोधर्मन ने दोस्तों को हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने के चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों, यशोधर्मन दोस्तों, यशोधर्मा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था दोस्तों। जो वल्लभी विश्वविद्यालय था दोस्तों, ये कहाँ स्थित था? तो ऑप्शन डी, गुजरात में।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी के मैत्रक का शासकों की राजधानी थी दोस्तों? ऑप्शन डी वल्लभी। मैत्रक शासकों की जो राजधानी थी दोस्तों वल्लभी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। मोखरी राजाओं का सही कालक्रम क्या है दोस्तों? ये बताना है मोखरी राजाओं का सही कालक्रम क्या था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है दोस्तों। जो मोखरी राजाओं का सही कालक्रम था दोस्तों, उसमें पहला हरिवर्मा था दोस्तों, उसके बाद जो अगला था आदित्य वर्मा, उसके बाद अगर ईश्वर वर्मा, उसके बाद ईशान वर्मा, उसके बाद अगर सर्व वर्मा था दोस्तों। ये इनका सही क्रम था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। किसकी उपाधि को परम सौगात की थी दोस्तों? राजीवर्धन होगा दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, सी इसका राइट ऑप्शन है, राजीवर्धन। जो परम सौगात की उपाधि धारण करने वाला शासक था दोस्तों वो राजीवर्धन था, गुप्तोत्तर काल का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। किस अभिलेख में क्या महासामंत के शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस अभिलेख में दोस्तों को महासामंत के शब्द का महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों? इनमें से कौन सा अभिलेख था दोस्तों? तो ऑप्शन ए वैनी गुप्त का जो गुण घर गुणे घर का गुणे घर अभिलेख जो था दोस्तों वैनी गुप्त का, यहाँ से हमें सर्वप्रथम को महासामंत शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ये इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों अगला हमारा। सुनीत से के किनके के सिक्कों के सांचे मिले हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये भी। सुनीत से के किसके के सिक्कों के सांचे मिले हैं, माफ़ी चाहूँगा। सुनीत से किसके सिक्कों के सांचे मिले हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, योद्धे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ का शासन कर रहा था दोस्तों? एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों। छठी सातवीं की शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था दोस्तों? ऑप्शन सी लाट में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। राजाओं ने निम्नलिखित राजाओं में किसने एक तुला पुरुष दान का संपन्न किया था दोस्तों? जो तुला पुरुष दान था दोस्तों ये किस राजा ने संपन्न किया था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों, दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने दोस्तों तुला का पुरुष का दान का संपन्न किया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। निम्नलिखित राजाओं में से किसने का तुला पुरुष दान संपन्न किया था? ये रिपीटेड वही क्वेश्चन है दोस्तों, माफी चाहूँगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट है दोस्तों, कुमारिल। कुमारिल को दोस्तों को बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन के लिए विख्यात थे दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कदम्बों की राजधानी के बनवासी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों जो कदम्बों की राजधानी थी, तो कदम्बों की राजधानी बनास कहाँ स्थित है दोस्तों? ये देख लेते थे। तो दोस्तों हमारा जो इसका ऑप्शन है सी राइट होगा दोस्तों, गोवा में। कदम्बों की जो राजधानी बनास थी दोस्तों ये गोवा में स्थित थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। गुप्तोत्तर कालीन का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन का सत्य नहीं है दोस्तों? ये देख लेना कौन सा कथन सही नहीं है, ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट होगा दोस्तों, केंद्रीय के नियंत्रण में वृद्धि, ये बिल्कुल सही नहीं होगा दोस्तों। बाकी तीनों को भी देख लेते दोस्तों, क्योंकि अभी कोट करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें हमें जो बेसिक सी नॉलेज होता है दोस्तों काफ़ी हेल्प करता है। भूमि अनुदान की संख्या में वृद्धि हुई, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों गुप्तोत्तर काल में। जाति की अगर संख्या में भी वृद्धि हुई थी दोस्तों गुप्तोत्तर काल में, ये भी बिल्कुल सही है। तांत्रिक क्रिया का कलापों में भी वृद्धि हुई थी दोस्तों गुप्तोत्तर काल में, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हमें बहुत सारा नॉलेज मिला दोस्तों इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखें दोस्तों, 50 क्वेश्चन तक देखेंगे हम, क्योंकि फिर क्लास जो है दोस्तों हमारी काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें। 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं, जल्दी से कवर करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। कौन का धर्मशास्त्र लेखक को पैतृक की संपत्ति में पुत्र का जन्म अधिकार का मानते हैं दोस्तों? कौन से धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों जो पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्म से ही अधिकार मानते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, विज्ञानेश्वर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ताम्रपत्र लेखक दर्शाते हैं, ताम्रपत्र जो लेख है दोस्तों दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहारों के राजाओं का संपर्क था, किससे था दोस्तों? ऑप्शन डी दोस्तों, जावा सुमात्रा से संपर्क दर्शाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। गुप्तोत्तर काल में अगर स्वर्ण सिक्कों की क्रमशः का अनुपस्थिति एक सिक्कों का शरण अगर दर्शाता है दोस्तों। जो गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण के सिक्के थे दोस्तों, ये क्रमशः का अनुपस्थिति एक सिक्कों का शरण दर्शाता है दोस्तों। क्या दर्शाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, व्यापार का ह्रास हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गुप्तोत्तर काल में कारा का शासन था दोस्तों। जो गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था दोस्तों, ये क्या था? ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों। एक प्रकार का भूमि चार्टर था दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं दोस्तों। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो गुप्तोत्तर युग है दोस्तों, इसमें प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, उज्जैन। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इससे संबंधित हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए दोस्तों, उनको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। क्लास को बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 2-3 ही क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। 50 तो देख ही चुके हैं हम, मुझे लगा और ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कौन सा अगर राजवंश का मध्य प्रदेश से संबंधित है दोस्तों? इनमें से कौन सा राजवंश है दोस्तों जो मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों, कलचुरी। जो कलचुरी युग है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। मध्य प्रदेश में जो राजवंश था उससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा का अत्यज नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन डी दोस्तों, यवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मन के राज्यों की यात्रा की है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चीनी यात्रियों में किसने दोस्तों हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के राज्यों की यात्रा की है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, ह्वेंग सांग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। हर्ष का समकालीन का शासक कौन था दोस्तों? जो हर्ष था दोस्तों, हर्षवर्धन, उसके समकालीन शासक कौन था? तो ऑप्शन बी, भास्कर वर्मन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमशिला का विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, धर्मपाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल। तक्षशिला विश्वविद्यालय का दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों, उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम बताइए दोस्तों। जो प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम है दोस्तों, क्या था? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो दोस्तों, द्रुम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए, हरि सिंह। जो कर्नाटक वंश था दोस्तों, इसका जो अंतिम शासक था हरि सिंह था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों, नानी देव जो था दोस्तों, ये कर्नाटक वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गुप्तोत्तर काल से संबंधित जितने भी हमारे 58 क्वेश्चन बने थे, उनको हम कवर कर लिया। अगर आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल भी थोड़ी हेल्पफुल लगी दोस्तों, तो अपना सपोर्ट बनाइएगा और एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, जिससे मुझको भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों जो हमारा कल अगला टॉपिक होगा, चैप्टर होगा दोस्तों, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला होगा। इससे संबंधित भी हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास के साथ में।